हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। श्वसन की हमारी प्रक्रिया चल रही है। श्वसन का हमारी जो सीरीज है वीडियो की कंटिन्यू करेंगे। आज इस रेस्पिरेशन या श्वसन के अंदर ही आने वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन या इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। यदि फर्मेंटेशन या किण्वन की बात करें तो ये शब्द आप लोगों के लिए भले नया सुनने में हो सकता है, लेकिन दैनिक जीवन की यदि अपन बात करें डेली लाइफ की, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जब दूध से दही बन जाए, घर की भाषा में अपन कहते हैं दूध फट गया या दूध खराब हो गया, दूध से दही बन गया, तो वो एक टाइप का फर्मेंटेशन है, किण्वन है। या जैसे आप चावल सड़ाते हैं ना, कभी होता है इडली डोसा बनाना हो किसी को, तो वो चावल को सड़ाते हैं, चावल को पानी भर के ढक के रख देते हैं और चावल फिर खराब हो जाता है, फिर उसको सुखाते हैं, पीसते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसे भी कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन बहुत सामान्य प्रक्रिया है जो आपको आसपास देखने को मिलती है। अब उसको थोड़ी साइंस से रिलेट करके अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहले बेसिक से समझना, रेस्पिरेशन के अंदर ही आएगा फर्मेंटेशन, किण्वन। तो पहला पॉइंट तो याद रखना, किण्वन एक टाइप का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक, फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन शब्द से एक चीज तो क्लियर हो गई आपको कि यहां पर हवा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तब डेफिनेशन थोड़ा सा समझना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी स्थान पे होने वाली ऐसी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया जो दो शर्तों पे हो। पहला, जिसे कराते समय एब्सेंस हो, अनुपस्थिति हो हवा की, या आप कह सकते हैं अनुपस्थिति हो ऑक्सीजन की। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, यहां पर उपस्थिति हो, प्रेजेंस हो किसकी, माइक्रोब्स, या जिसे अपन कहते हैं सूक्ष्म जीव। एक सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी हो सकता है। ज्यादातर जो माइक्रोब्स यूज होता है, आप एग्जांपल से समझोगे, ईस्ट। ईस्ट या हिंदी में जिसे अपन कहते हैं खमीर। ईस्ट जो है ये नॉर्मल एक बोलचाल में अपन कह रहे हैं, ये एक कवक है, फंगस होता है ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रेमाइसिस सेरेवेसी। ये जो ईस्ट है इसका असली नाम होता है सैक्रेमाइसिस सेरेवेसी। ये इसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम बोलचाल में कह रहे हैं ईस्ट, और ईस्ट एक क्या होता है, फंगस। ईस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय तो अपन एक दो और पढ़ेंगे, पर ईस्ट का इसलिए ज्यादा जिक्र होता है क्योंकि ईस्ट जो है ना बहुत नॉर्मल है। अब ये बात की बात है कि अपन को वो डेली लाइफ में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको डोसा बनाना है, इडली बनाना है, तो आप उसके लिए चावल पहले से सड़ा दोगे एक हफ्ता पहले, तो एक हफ्ता तक में वो चावल पर्याप्त सड़ जाएगा। लेकिन जो दुकान वाले हैं जिनका काम ही इडली डोसा बेचना, उनको तो रोज चावल सड़ाना है, तो वो चावल जल्दी सड़ सके तो उसके लिए वो उसमें क्या डालते हैं, ईस्ट, खमीर। पीली कलर की गोली होती है, छोटी छोटी गोली होती है, फंगस होता है, वो डाल दो तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, वो चीज सड़ जाती है, घर की भाषा बोले तो खराब हो जाती है। अब जब आप ये काम घर में करते हैं तो आपको फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट की जरूरत नहीं है। यदि अपन भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें, जियोग्राफिकल कंडीशन यदि अपन देखें, अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन, तो अपन कहां पर है, इक्वेटर के पास है। 7 डिग्री जो अपना है वो सबसे ज्यादा अपना नीचे केरल वाला हिस्सा जो है कन्याकुमारी, 7 डिग्री कन्याकुमारी, वो सबसे ज्यादा पास है किसके, इक्वेटर के, भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा के जो सबसे पास वाला हिस्सा है, मतलब अपन भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास होने की वजह से क्या होता है, यहां पर जो सूर्य प्रकाश है, सनलाइट की इंटेंसिटी है, सूर्य प्रकाश की तीव्रता है वो अधिक है, मतलब यहां पर तापमान ज्यादातर क्या रहेगा, अधिक रहेगा।
आप देख भी सकते हैं अपने यहाँ 8 महीना गर्मी रहती है, 2 महीना पानी गिरता है, 2 महीने ठंड रहती है। तो ज्यादा क्या रहती है? गर्मी, टेम्परेचर ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आसपास की हवा में बहुत आसानी से फंगस बैक्टीरिया ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे आप दूध को कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दो, वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ब्रेड को आप बाहर छोड़ दो, वो खराब हो जाएगी। तो क्या है? तापमान, टेम्परेचर फेवरेबल है, बहुत अनुकूल है सूक्ष्म जीव के लिए। तो सूक्ष्म जीव बहुत आसानी से वृद्धि कर लेते हैं, अपन को जरूरत नहीं है। लेकिन आप कोल्ड रीजन में चले जाओ, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में चले जाओ, जहां पर बर्फ जमी रहती है, बहुत ठंडक होती है, तो यदि उन्हें फर्मेंटेशन करना है तो उन्हें एक कुछ फैक्टर चाहिए होगा, और वो किसका यूज करेंगे? ईस्ट या खमीर। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि हम डेली लाइफ में खमीर यूज नहीं करते, अपने आसपास इतने सारे बैक्टीरिया, फंगस है, टेम्परेचर के कारण वो इजीली ग्रोथ करते हैं। ठीक, तो ईस्ट जो होता है ये ज्यादातर उपयोग हुआ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो हवा की अनुपस्थिति में हो और सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में हो, उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन। यदि अपन इस फर्मेंटेशन की बात करें तो इस फर्मेंटेशन की डिस्कवरी, या यदि अपन खोज की बात करें तो इसकी खोज का श्रेय जिस साइंटिस्ट को जाता है, नाम आप सभी जानते होंगे, उनका नाम है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। आप सभी ने एक टर्म सुना होगा, पाश्चराइजेशन, हिंदी में कहते हैं पाश्चरीकरण। जो अपने घर में दूध पैकेट में आ पाता है ना, वो आज पैकेट में जो दूध आ पा रहा है वो लुईस पाश्चर के कारण ही पॉसिबल है, संभव हो पाया है। लुईस पाश्चर ने क्या खोज किया था कि यदि दूध को बहुत ज्यादा टेम्परेचर में गर्म करें, बहुत हाई टेम्परेचर में दूध को गर्म करें और तुरंत उसे ठंडा कर दें, तुरंत ठंडे पानी के कांटेक्ट में ले आओ या फ्रिज में रख दो, जैसा यदि तुरंत उसे अपन ठंडा कर दें तो बैक्टीरिया शॉक या प्रघात की स्थिति में चला जाता है, और शॉक की कंडीशन में जाने की वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल नष्ट हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाता है। और दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नाम का बैक्टीरिया ही होता है, अभी आगे अपन पढ़ रहे हैं। तो वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है उस शॉकिंग स्टेज, प्रघाती अवस्था के कारण, और दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है ना। तो जो पैकेट में पैक दूध आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में फैक्ट्री नहीं है तो 100-200 किलोमीटर दूर से जो आ रहा है, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन उस पाश्चराइजेशन या पाश्चरीकरण के कारण ही संभव हुआ है, जिसकी खोज की है लुईस पाश्चर ने। ओली लुईस पाश्चर बहुत सारी डिस्कवरी की है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं इनको। इन्होंने 1857 में सबसे पहले डिस्कवरी की थी फर्मेंटेशन, किण्वन की। क्या किया था इस फर्मेंटेशन में, ये सब अपन पढ़ रहे हैं। ठीक, फर्मेंटेशन से जब लुईस पाश्चर की बात निकली है तो याद रखना, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लुईस पाश्चर। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, अपन पढ़ चुके हैं ये सब। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। अब जो 1857 में 1857 में लुईस पाश्चर ने जो काम किया था, उस काम को अब अपन यहां पर समझते हैं। एक बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस आपको केमिकल रिएक्शन जैसी है, पर पढ़ने में बहुत सिंपल है। चलिए अपन समझते हैं अब इसको। लुईस पाश्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग के लिए लिया था गन्ने का रस। इन्होंने लिया था गन्ने का रस, बोले तो शुगर केन जूस। अब यदि गन्ने की रस की बात करें तो गन्ने में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है सुक्रोज। ठीक, गन्ने में याद रखना भैया सुक्रोज। अपन जो घर में शक्कर, चीनी जिसको अपन कहते हैं यूज करते हैं ना, उसमें भी सुक्रोज होता है, क्योंकि गन्ने से ही तो मिलती है। तो सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब समझ रहे हैं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने
इस गन्ने के रस में मतलब सुक्रोज में C12H22O11, देखो ये फॉर्मूला माल्टोस का भी होता है, लैक्टोस का भी होता है, सुक्रोज का भी होता है, ये सब आइसोमर्स हैं, समावयवी हैं। फॉर्मूला एक से हो लेकिन स्ट्रक्चर या संरचना अलग हो तो उसे कहते हैं समावयवी, आइसोमर्स। तो ये आइसोमर, तो ये C12H22O11 यहां पर गन्ने से प्राप्त हुआ है, ये सुक्रोज है। इस सुक्रोज में उन्होंने मिलाया पानी। जैसे ही उन्होंने पानी मिलाया यहां पर बना C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब इतना तो आप दिमाग लगा लिए होंगे कि दोनों ग्लूकोज नहीं है। यदि दोनों ग्लूकोज होते तो यहां पर 2 लगा देते, अपन अलग से ऐसा लिखते नहीं। तो एक तो आप पहचान गए ग्लूकोज है और दूसरा है फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज। ये भी वही है, आइसोमर्स है, समावयवी। ऐसे कंपाउंड या यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला एक से होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होती है, वो कहलाते हैं आइसोमर, समावयवी। तो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज के फॉर्मूला एक से हैं पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो फ्रक्टोज कैसे पहचानोगे आप? फ्रक्टोज को नेचुरल शुगर कहते हैं। अब बात निकली तो एक दो पॉइंट देख लें। इसे कहते हैं प्राकृतिक शर्करा, नेचुरल शुगर। जैसे अपन बात करते हैं शहद की या मीठे फल की। यदि कोई फल जैसे अंगूर खा रहे हैं, कोई भी फल स्वाद में वो मीठा है तो समझ जाओ उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज आर्टिफिशियल बनाते हैं, जिसमें नेचुरली रहेगा वो क्या रहेगा, फ्रक्टोज। ठीक, अब आ जाओ दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, इस ग्लूकोज, फ्रक्टोज का यहां कोई काम नहीं है, C6H12O6, ग्लूकोज का इन्होंने कराया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के मतलब शर्त क्या हो, एब्सेंस या अनुपस्थिति हो किसकी, एयर की, या अनुपस्थिति आप कह सकते हैं किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की। और प्रेजेंस या उपस्थिति होगी किसकी, सूक्ष्म जीव की। यहां पर इन्होंने लिया था ईस्ट, खमीर। फंगस है सैक्रोमाइसिस सेरेनेसी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। ये अभिक्रिया जल्दी हो जाए इसलिए उन्होंने यहां पर एक एंजाइम यूज किया था जिसका नाम है जाइमेज एंजाइम। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया को जल्दी कराने के लिए इन्होंने जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया था। ठीक, अब इस सेटअप को उन्होंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो गया C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनेगी क्योंकि रेस्पिरेशन है। तो एटीपी एनर्जी बनती है सिर्फ कितनी, 2 एटीपी। और C2H5OH इसे आप कहते हैं इथेनॉल, या ये कहलाता है एथिल एल्कोहल। बोलचाल में बोले तो जो शराब पी जाती है वो होती है एथिल एल्कोहल, C2H5OH। तो अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। फर्मेंटेशन या किण्वन सबसे पहले किसने किया, लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने जब फर्मेंटेशन किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, या फर्मेंटेशन में बनने वाला पहला पदार्थ कौन सा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एथिनॉल या एथिल एल्कोहल। अब उन्होंने एथिल अल्कोहल उस पर्पस से नहीं बनाया था जो आज के समय में यूज कर रहे हैं, लोग पी लेते हैं, है ना, ये वाला काम नहीं था। उन्होंने एथिल अल्कोहल को बनाया था खांसी की जो कफ, जो सिरप होते हैं ना, खांसी की दवाई, उनमें उपयोग करने के लिए उन्होंने बनाया था। ठीक, आप देखना खांसी की जो बहुत सारी दवाई होती, कुछ कंपनियां हुआ करती थी, वो कंपनी धीरे धीरे बैन हो गई या उनको बंद कर दिया गया क्योंकि उनकी खांसी की दवाई में एल्कोहल ज्यादा मात्रा में था। यह एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझना, जब आप छोटे बच्चों को खांसी की दवाई पिलाते हो तो उन्हें नींद आ जाती है। होगा आपके साथ भी, लेकिन अब अपन इतने बड़े हो गए कि अपनी विलिंग पावर मजबूत, इच्छा शक्ति है तो शायद अपन को असर ना हो, लेकिन छोटे बच्चों को आप यदि खांसी की दवाई पिलाओगे तो उन्हें नींद आने लगेगी।
क्योंकि खांसी की दवाई जो होती है, कफ सिरप जो होते हैं, उनमें मिली होती है एथिल एल्कोहल कुछ मात्रा में। इसलिए आप देखना जो बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत मतलब एक्सट्रीम वाली नहीं, लेकिन जो थोड़ी आइडली ड्रिंक करते हैं ना, कि कभी कभी पी लिए या कभी पिए तो कम पिए, जो कम ड्रिंक करते हैं, देखना उनको कभी सर्दी जुकाम नहीं होता। उनको सर्दी जुकाम कभी नहीं होगा, उनकी स्किन में ग्लो होगा, उनका नर्वस सिस्टम तेज काम करेगा। बिल्कुल आइडल कह रहा हूं, मतलब बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, एक साइंटिफिक बता रहा हूं, है ना। एथिल अल्कोहल स्टिमुलेट करता है डोपामीन को, डोपामाइन जिसे आप कहते हैं। तो उसके लिए जैसे आप देखना विदेशों में क्या करते हैं, वो सोते समय ऐसे 10 ml 15 ml पीकर और सो जाते हैं। उस टाइप का जो आइडल इसका इंटेक होता है ना, बहुत फायदेमंद होता है। स्किन ग्लो करेगी, ब्रेन या नर्वस जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा, और खांसी समस्या ऐसे इन्फेक्शन नहीं होते। लेकिन भैया प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये सब करना नहीं है आपको, सिर्फ पढ़ाने के हिसाब से, ठीक। अब यहां से एक टर्म और आपको मिलेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किण्वन का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जाइमेज़ोलॉजी। ये कहलाता है जाइमेज़ोलॉजी। अब उम्मीद करता हूं आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे, क्योंकि लुईस पास्चर ने जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा तो एंजाइम उपयोग किया था, उसका नाम है जाइमेज। इसीलिए फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं, जाइमेज़ोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा किण्वन विज्ञान के जनक कौन है, हु इज फादर ऑफ जाइमेज़ोलॉजी, जाइमेज़ोलॉजी, तो उसके आंसर क्या हो जाएगा, लुईस पास्चर। तो इस प्रकार सबसे पहले फर्मेंटेशन लुईस पास्चर ने किया था, ये पहला है जो हुआ था। अब इसके बाद और भी अलग अलग होते हैं जिनको अपन देखते हैं, ठीक। तो लुईस पास्चर ने गन्ने के रस में मिलने वाली सुक्रोज से निर्माण किया था एथिल अल्कोहल का, और इस रिएक्शन के लिए उन्होंने जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया था। इसीलिए फर्मेंटेशन की स्टडी को कहते हैं जाइमेज़ोलॉजी, और फादर ऑफ जाइमेज़ोलॉजी हो जाएंगे लुईस पास्चर, ठीक। चलिए अब और एग्जांपल एक दो देख लेते हैं, तो आप डेली लाइफ से भी रिलेट कर जाओगे। हवा की अनुपस्थिति होना चाहिए, एयर की एब्सेंस। इसलिए आप देखना जब आप किसी भी चीज को खराब करना चाहते हो फर्मेंटेशन, तो ढक के रखते हैं। जैसे डोसा इडली बनाने के लिए जो चावल रहेगा वो ढक के रखते हैं, और देखना जब वो खोलते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा झाग बना रहता है, फोम, क्योंकि अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसकी वजह से उस पर क्या बन जाता है, झाग। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखो जो आप रिलेट कर सकते हैं। फर्मेंटेशन में क्या है, दही का बनना, दही का बनना, या इसे अपन कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड और योगर्ट अलग अलग चीज है। जो आप अपने घर में बनाते हो सामान्य प्रक्रिया से वो कर्ड है, और जो अलग प्रकार के बैक्टीरिया का यूज करके इंडस्ट्री में बनता है वो योगर्ट होता है। जैसे आप किसी कंपनी का लेते हैं ना, कंपनी का पैकेट लेते हैं 20-25 रुपए का, उस कंपनी के पैकेट में या वो जो डिब्बा जैसा रहता है उसमें आएगा वो योगर्ट होता है। और जो आप घर में जामन से जमा जमा के रिपीट करते रहते हो ना, या कभी नींबू डाल दिया, कोई मिर्च डाल दिया, ऐसे करके जो बनाते हैं, तो वो क्या होता है, कर्ड, दही। चलो समझो कहानी। अब यदि अपन दूध की बात करें तो दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज, C12H22O11, दूध में होता है लैक्टोज, ठीक। अब घर वाली प्रक्रिया अलग है, ठीक, और इंडस्ट्री वाली प्रक्रिया अलग है। पहले मैं घर वाली बता दूं, तो एक पॉइंट बस अलग रहता है। घर में मान लीजिए कि आपके पास दूध रखा है, इसमें है लैक्टोज, दूध में पाया जाता है बैक्टीरिया, दूध में जो बैक्टीरिया होता है इसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। ये खुद से रहेगा ना, उसमें अपन डालते नहीं है, लैक्टोबैसिलस
लैक्टाई। ये जो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया है, ये इस लैक्टोज को बदल देता है C3H6O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। C3H6O3 ये होता है लैक्टिक एसिड। और जब दूध फटता है तो आप देखना उसके ऊपर झाग दिखेगा आपको। झाग होता है क्योंकि वहां से क्या मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी आपसे पूछा जाए कि दही स्वाद में खट्टा क्यों होता है, तो दही स्वाद में इसलिए खट्टा होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। एसिड हमेशा स्वाद में शोर या खट्टे होते हैं, तो इसलिए, पर ये दही नहीं है। अब समझना अगला स्टेप। ये जो लैक्टिक एसिड बना है, दूध में प्रोटीन होता है कैसीन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कैसीन। ये कैसीन प्रोटीन इस लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ये जो बना है ना, इस लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और दूध में थक्का जैसे बना देगा, क्लॉट बना देगा। आपने देखा दूध फटता है तो पानी अलग और थक्का अलग हो जाता है। क्लॉट बना देगा जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम पैरा कैसिनेट। यहां पर एक नया कंपाउंड बन गया जिसका नाम है कैल्शियम पैरा कैसिनेट। ये जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट बना है ना, इसे ही अपन कहते हैं कर्ड, या ये अपने लिए कहलाएगा दही। घर में होने वाली ये प्रक्रिया, इंडस्ट्री की बता रहा हूं इसके बाद, ये घर की प्रक्रिया है। आप दूध लाए, दूध को आपने यदि कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो दूध का जो लैक्टोज है, दूध का बैक्टीरिया, उसे लैक्टिक एसिड में बदल देगा। लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन से रिएक्शन करके कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाएगा जो दही। अब यदि आप इस दूध को उबाल देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं तो ये जो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया ये नष्ट हो जाता है उबालने से और फ्रिज में। इसलिए फ्रिज में रखने पर और उबालने पर दूध नहीं फटता है। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, देखो दूध को आपने गर्म किया, मान लीजिए वो एक अपने 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो उबल गया और आपने उसके बाद गैस को बंद कर दिया। अब आप उसे तुरंत फ्रिज में तो रखेंगे नहीं क्योंकि ऐसा रखा नहीं जाता है तुरंत फ्रिज में, आपने उसको छोड़ दिया। अब जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि गैस आप बंद कर चुके हैं। जब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है तो 1-1.5 घंटे बाद उसका टेम्परेचर हो जाता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस सबसे अनुकूल होता है बैक्टीरिया की वृद्धि करने के लिए, सबसे अनुकूल। तो जो आसपास लैक्टोबैसिलस नहीं, अब वो लैक्टोबैसिलस तो मर गए, लेकिन जो हवा के बैक्टीरिया वो उस दूध के ऊपर जाके बैठे। जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हुआ 20 से 30, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति थी, वो वृद्धि कर गए और वो वृद्धि करके ये वाली प्रक्रिया करते हैं और दूध जो है वो फट जाता है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं अभी मैं तो दूध अभी तो गर्म किया था घंटा 2 घंटा पहले यार, अभी फट गया। तो समझना दूध को यदि आप गर्म करने के 1.5-2 घंटे बाद छोड़ दें तो वो कोई काम का नहीं है, उसे आपको फिर से गर्म करना पड़ेगा या तो फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका आप दूध को गर्म करो और आधा घंटा बाद उसको रख दो फ्रिज में। ठीक, ये इसका साइंटिफिक है, बाकी आपको जैसा करना हो ये मैंने साइंटिफिक रीजन बता दिया। तो इस प्रकार से निर्माण हो जाता है किसका, दही का। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, क्योंकि यहां पर सूक्ष्म जीव की उपस्थिति है। और सूक्ष्म जीव कौन सा है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। अब जब इंडस्ट्री में होगा तो समझना, इसी को बड़े स्तर पे जब इंडस्ट्री में करते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लो। ठीक, इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, उनका पहला स्टेप अलग है। ये अपन पढ़ रहे हैं जब इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर दही बनाना है। C12H22 H22O11, इसमें वो मिलाते हैं पानी। ये क्या है, लैक्टोज। पानी मिलाने पे ये टूट जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो दिमाग तो आप लगा लिए होंगे कि एक ग्लूकोज है और दूसरा यहां पर है गैलेक्टोज।
दूध में जो शुगर होती है ना उसको गैलेक्टोज कहते हैं। पॉइंट यहां से याद रखना, आपसे पेपर में पूछा जाए दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आंसर होगा लैक्टोज। लेकिन कहा जाए दूध में पाया जाने वाली शुगर कौन सी, तो आंसर हो जाएगा गैलेक्टोज, शुगर है। ठीक, अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया, इंडस्ट्री की बात करें, उद्योगों की। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो यहां पर लेंगे C6H12O6 ग्लूकोज, और फिर ये प्रोसेस होकर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा, और थर्ड स्टेप में लैक्टिक एसिड क्या बना देगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट। ये वाला स्टेप बढ़ जाता है इंडस्ट्री में, और ये दोनों अपने घर में जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेकंड, जिसको अपन कहेंगे कि किस प्रकार से किसका निर्माण होता है, दूध से दही का। ठीक, दो और इसके बाद जो ज्यादा चर्चा रहती है उनको भी देख लेते हैं। वो अब इतने डिफिकल्ट नहीं है ना, यही दोनों में थोड़ी ज्यादा कहानी रहती है। ठीक, फर्मेंटेशन या किण्वन बहुत काम की चीज है भाई, पीएचडी होती है फर्मेंटेशन जाइमेजोलॉजी से। फर्मेंटेशन के कारण इतनी दवाई बन पाई है, फर्मेंटेशन के कारण ही वैक्सीन बनी है, बहुत एंटीजन एंटीबॉडी, बहुत काम की चीज है। ठीक, पर वो अपना इतना काम का नहीं है, इसलिए अपन उसको ध्यान नहीं देते। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब फर्मेंटेशन से एसिटिक एसिड का निर्माण करना। अब एसिटिक एसिड ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड जो होता है ना, इससे सिरका बनता है, विनेगर या सिरका। आप चाउमीन वाउमीन खाने जाते होगे या घर में आप बनाते होगे तो उसमें सिरका उपयोग होता है ना। या अचार आप देख लेना, अपने घर में नहीं, अपन घर में तो अचार को बचाने के लिए उसमें तेल और नमक डाल देते हैं ज्यादा, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन जो अपन पैकेट खरीदते हैं ना अचार का, या जो अचार पैकेट में कंपनी में आता है या बॉटल जार में आता है, उसमें एसिटिक एसिड या सिरका डालते हैं, विनेगर डाल के उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो विनेगर बनाने में एसिटिक एसिड का, आप रेस्टोरेंट जाओगे तो वहां पर विनेगर अनियन मिलती है, सिरका प्याज ना, सिरका में डूबी हुई प्याज मिलती है, आप उसको फोक से ऐसे फंसा के निकालते हैं, छोटी छोटी प्याज रहती है, फिर खाते हैं उसको, है ना। तो विनेगर सिरका एसिटिक एसिड से बनता है, बहुत यूज है उसका खाने पीने में, इसलिए अपन यहां पर बात करेंगे किसकी, एसिटिक एसिड की। ठीक, समझ, ग्लूकोज को लिया अपन ने C6H12O6 ग्लूकोज। फर्मेंटेशन है तो हवा की अनुपस्थिति होगी, एब्सेंस होगी किसकी, एयर की, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन की, और प्रेजेंस होगी किसकी, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव। ठीक, यहां पर सूक्ष्म जीव के रूप में उपयोग होता है बैक्टीरिया, या जिसे अपन कहते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया का नाम है एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर एसिटाई, एजिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई सब मिलता जुलता शब्द है। ये बना देगा CH3COOH, फर्मेंटेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी, CH3COOH, इसे ही अपन कहते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, या इसे ही बोलचाल में अपन कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड का सबसे बड़ा उपयोग होता है विनेगर या सिरका निर्माण में, सिरका बनाने में। आपसे कभी पूछा जाए ना कि सिरका में कौन सा एसिड या अम्ल होता है, या किस अम्ल की उपस्थिति के कारण सिरका खट्टा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, जिसका रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। ठीक,
एक और प्रकार होता है फॉर्मेशन का, वो और देख लें। वो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन जब इतना पढ़े हैं तो एक पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगले टाइप की यदि अपन बात करें तो ये है फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। ठीक, अगला जो टाइप है ये है फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटायरिक भी लिखा रहता है भैया, आप अपनी सुविधा से पढ़ लो। ब्यूटेरिक या ब्यूटायरिक अम्ल का निर्माण। ठीक, सिंपल है। इसके लिए भी हम उपयोग करेंगे किसका? ग्लूकोज का। ठीक, समझना, सिंपल है। C6H12O6 ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये पहले रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा C3H4O3, जिसे अपन कहते हैं पायरुविक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन वाला होता है ना पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा C3H7O3, C3H7O3 और साथ ही साथ रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहलाता है, इसे अपन कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। फॉर्मूला याद होना चाहिए। ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटेरिक एसिड भी कह सकते हैं आप, तो जो सही लगे। और इस अभिक्रिया को कराने के लिए एंजाइम बैक्टीरिया यूज किया जाता है। ठीक, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति होगी क्योंकि फर्मेंटेशन है, तो सूक्ष्म जीव यहां पर होता है बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक, बैक्टीरिया का नाम बहुत दिक्कत नहीं है याद करने में, मिलता जुलता है। बैसिलस ब्यूटायरिटिक, ब्यूटायरिटिक, ब्यूटायरिटिक। ठीक, ये क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, ब्यूटायरिटिक बैक्टीरिया। ठीक, इस प्रकार ये बैक्टीरिया निर्माण करेगा ब्यूटायरिक एसिड का। ये मेजर 4 जो होते हैं फर्मेंटेशन या किण्वन, ये आपको यूजेस देखने को मिलते हैं। पहले जहां से खोज हुई एथेनॉल बना, फिर जो डेली लाइफ में देखते हो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड से दही बनता है कैसीन प्रोटीन से रिएक्शन करके। तीसरा फिर आपने देखा विनेगर के लिए हम एसिटिक एसिड का निर्माण करेंगे, और चौथा हो गया ब्यूटायरिक एसिड। ये एक सामान्य फर्मेंटेशन या किण्वन यहां पर होता है समाप्त। ऐसे ही और वीडियो और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।